ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापीटिक योगा हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला जो चैप्टर आता है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हृदय से संबंधित जो रोग हैं उनमें क्या क्या योग अभ्यास आप करोगे, क्या अवॉइड करोगे, तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, जिससे आप आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब हमने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवाई थी, तो उस टाइम पे एक ग्लैंड बताया था, एड्रिनल ग्लैंड। और ये दो हार्मोन ऐसे रिलीज करता है जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एक है कोर्टिसोल और है कैटेकोलामिन्स। इनको बोलते हैं हम स्ट्रेस हार्मोन्स, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ये ट्रिगर करते हैं। ठीक। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, कोई अनवांटेड या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये हॉर्मोन्स शरीर में रिलीज होते हैं। और हार्मोन रिलीज होने के बाद करते क्या हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको संकुचित कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे उनको। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा, एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएंगी और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और ब्लड वेसल्स अगर सिकुड़ जाती हैं, तो जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर लंबे समय तक ये स्ट्रेस की कंडीशन बनी रहे, तो स्ट्रेस बना रहेगा तो ये जो कोर्टिसोल और कैटेकोलामिन्स हैं इनकी सिक्रेशन भी शरीर में बनी रहेगी। और इनकी सिक्रेशन बनी रहेगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा। और अगर ये एक्टिवेटेड रहेगा तो ब्लड वेसल्स जो हैं सिकुड़ने की अवस्था में ज्यादा समय तक रह पाएंगी। और अगर ये कंडीशन बन जाती है तो बीपी लंबे समय तक इंक्रीज रहता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है इसका, कि जब भी हम तली हुई चीजें या फिर पिज्जा बर्गर ये ज्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट या फिर सेचुरेटेड फैट की कैटेगरी में ये चीजें आती हैं। तो अगर इनका इंटेक अगर ज्यादा रहता है डाइट में, इनटेक मोर, तो ये क्या काम करती हैं, जो आर्टरीज हैं, स्पेशली जो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ये आर्टरी है तो ऐसे ये डिपॉजिट होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही डिपॉजिट होते हैं, तो जो आर्टरी का ल्यूमन है या फिर जो अंदर का इसका स्पेस है, वो क्या हो जाता है, नैरो, वो पतला हो जाता है। और जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा, तो बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बीपी अगर ये कंडीशन ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो ये भी हाइपरटेंशन का कारण बनती है। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक साइज का आउटलुक। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, तो पहला आता है इसमें हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, कि कब आपका बीपी बढ़ जाएगा। और जो ब्रेन में होती है वो बाल से भी पतली क्या होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। और कब बढ़ जाएगा और कब वो रप्चर हो जाएंगी, कब वो फट जाएंगी, और कब आपको पैरालिसिस आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। फिर हाइपरटेंशन है क्या, या फिर हाई ब्लड प्रेशर इज व्हेन द प्रेशर इन योर ब्लड वेसल्स इज टू हाई। कितना हाई, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो सिस्टोलिक बीपी है, ठीक है, 140 सिस्टोलिक बीपी। और डायस्टोलिक बीपी को हम लिखते हैं नीचे, 90। तो अगर ये सिस्टोलिक बीपी 140 से अबव हो और डायस्टोलिक बीपी 90 से अबव हो, तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। तो बहुत ही कॉमन बीमारी है ये, लेकिन सीरियस हो सकती है ये अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। फिर से कारण क्या हो सकते हैं, तो बुढ़ापे में, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो जो आर्टरीज हैं वो सख्त होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी सी जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फैलती और सिकुड़ती हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी और बीपी इवेंचुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा।
फिर इसके बाद कुछ जेनेटिक्स कारण भी हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर अगर मोटापा किसी को है, मोटापा है तो मतलब उसमें फैट ज्यादा है, फैट ज्यादा है तो आर्टरीज में भी जमा ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन की समस्या कॉमन हो जाती है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी ये समस्या क्या है, हाइपरटेंशन की बन जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, जो एक्स्ट्रा एक केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, तो वो रिलीज नहीं होते हैं, और हाइपरटेंशन की समस्या तब भी आ जाएगी। अगर ज्यादा नमक लेते हैं अपनी डाइट में तो भी ये समस्या हो जाती है। और अगर ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, तो भी हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। स्मोकिंग करते हैं तो भी हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसके कॉमन से कुछ कारण थे, बाकी इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। जो जो भी आपको समझ में आए वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करो तो हाइपरटेंशन के चांसेस आपको होने के ज्यादा हो जाएंगे। तो दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं रिस्क फैक्टर्स में। एक तो वो है कि जो आपको कोई बता दे कि ये इस चीज से हाइपरटेंशन की समस्या आपको हो सकती है, और आप उसको छोड़ सकें या फिर उसको मॉडिफाई कर सकें, तो उनको बोलेंगे हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स। और कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको पता भी चल जाए तो भी आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो आएंगे नॉन मॉडिफाइबल में। तो पहले देखते हैं कि मॉडिफाइड फैक्टर में कौन से आएंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर अनहेल्दी डाइट लेते हैं, नमक ज्यादा लेते हैं अपनी डाइट में, जो सैचुरेटेड फैट है, तला हुआ है, या फिर बाहर का जो जंक फूड है वो ज्यादा खाते हैं, तो वो आप छोड़ सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इस कंडीशन को। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो उसके लिए मेडिटेशन और ध्यान कर सकते हो कि जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज रहे। अगर शराब और धूम्रपान करते हैं, उस चीज को छोड़ा जा सकता है। मोटापा है तो वजन कम किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। अब इससे आइडिया लेके अब अनगिनत ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये आपकी कॉमन सेंस काम करती है कि यूजीसी अगर इनसे अलग एग्जाम्पल आपसे पूछ लेती है एग्जाम में, तो आप उसमें थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगाएं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें कि क्या ये डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है, डायरेक्ट आपके ऊपर इम्प्लीकेशन उस चीज की होनी चाहिए, तभी वो मॉडिफाइल में आएगा। अगर किसी और के चेंज करने से, किसी और का खाना पीना चेंज करने से आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो वो मॉडिफाइबल फैक्टर नहीं है आपके लिए। ठीक है। फिर अगला आता है इसमें नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कि जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर उम्र बढ़ रही है, ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है ये, तो अब वो एज को अपनी को रिवर्स नहीं कर सकते। फिर और क्या क्या है कि मतलब अगर किसी के घर में किसी को, जैसे जेनेटिक्स का ही बताया कि अगर किसी के माँ बाप को या फिर उसके माँ बाप को ये उच्च रक्तचाप की समस्या थी, तो उनके बच्चों को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन की पारिवारिक इतिहास है। ब्लड रिलेशन में होता है, खून के संबंधों में, रक्त रक्त संबंधों में। तो आप अपने जो फादर हैं, मदर हैं, या फिर अपने जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर हैं, उनकी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर उनको हाइपरटेंशन है तो आपको चांसेस होंगे ही होंगे, वो क्योंकि जीन्स में है वो। ठीक है। तो मॉडिफाइबल वो भी चीज नहीं है। फिर अगर कोई साथ में कोई डिजीज है, कि जैसे डायबिटीज हो गई, कोई किडनी डिजीज है, तो इससे भी जो हाइपरटेंशन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और ये भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हाइपरटेंशन ये तो है कि किस चीज से रिस्क बढ़ जाएगा कि हाइपरटेंशन आपको हो जाए। अब हो गई हाइपरटेंशन तो उससे क्या रिस्क, उससे क्या 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 नुकसान हो सकते हैं शरीर में, क्या क्या वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो रिस्क फ्रॉम हाइपरटेंशन, तो पहली चीज तो यही है कि बाल से ही पतली आर्टरीज होती हैं आपके ब्रेन में, और अगर बीपी लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो वो रप्चर कर जाती हैं, फट सकती हैं वो। और फट गई तो जिस एरिया की वो सप्लाई को हैम्पर करेंगी, वो एरिया अपना काम करना बंद कर देगा। और ब्रेन के अगर किसी एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, तो मान लिया वो हिस्सा था आपका जो राइट हैंड को कंट्रोल करता था, जो दायां हाथ है आपका, उसको मूवमेंट को कंट्रोल करता था वो हिस्सा, अब उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, बंद हो गई, क्योंकि वो आर्टरी रप्चर हो गई है, फट गई है। तो अब ये राइट हैंड आपका काम करना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस।
ठीक है, इसी को पैरालिसिस बोलते हैं कि लकवा लग गया उसको, या फिर लकवे का अटैक आ गया। फिर सीरियस डैमेज टू हार्ट, क्योंकि हार्ट को ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर उसके पास आ रहा है, प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, और वो क्या कर सकता है, हार्ट को उतना ही देर ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर है, अगर डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू हार्ट एंड वाइटल ऑर्गन्स, कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम पहुंचेगी हार्ट तक भी और वाइटल ऑर्गन्स तक भी, क्योंकि जल्दी जल्दी वो पास कर जाएगा ब्लड, और जो एक्सचेंज है गैसेज का वो आराम से नहीं हो पाएगा। फिर चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में दर्द उठ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अटैक और फेलियर में डिफरेंस क्या होता है, कि जब जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो ब्लॉक हो जाए, और हार्ट एकदम से, जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो डाई कर जाएं, मर जाएं, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होता है हार्ट अटैक। फेलियर क्या होगा, कि जो हार्ट है वो उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या है, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है वाइटल ऑर्गन्स तक, तो वो आ जाएगा हार्ट फेलियर में। फिर इसके बाद अगला आता है आपका, कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएंगी, किडनी डैमेज हो जाएंगी अगर लंबे समय तक उच्च रक्तचाप की समस्या बनी रहती है तो, और लास्ट में अगर किडनी डैमेज हो गई है तो लास्ट में किडनी फेलियर की कंडीशन पहुंच सकती है। तो ये थे इसके रिस्क अगर हाइपरटेंशन किसी को है उसके। फिर प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको। तो जो जो फैक्टर्स हैं इसके, पहली चीज तो यही है कि आप जो इसके कारण हैं उनका प्रिवर्जन करो, यानी कि जो इसका निदान है उसको अपनी डाइट से, अपने रूटीन से उन चीजों को हटा दो, निदान प्रिवर्जन। दूसरा क्या है, साल्ट ज्यादा लेते हैं तो नमक कम कर दो, ज्यादा फल और सब्जियां खाओ, फिजिकल एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दो, और जो स्मोकिंग और अल्कोहल है उसका उसको अवॉइड करो, और जो तला भुना और जो बाहर का खाना खाते हैं तो उसको कम कर दो। फिर मैनेजमेंट क्या है इसकी, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम, कि जो स्ट्रेस है उसको, स्ट्रेस को कम करो, और बीपी चार्टिंग, जो आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या फिर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, उस एक्टिविटी करने के बाद अपना बीपी का एक पूरा चार्ट बनाओ, जिससे आपको पता लगता रहे, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, तब आपका बीपी बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बीपी चार्टिंग अपनी एक पूरी डायरी मेंटेन कीजिए, और उसकी चार्टिंग करते रहिए कि किस समय पे आपका बीपी कितना रहता है। कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देनी है किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो इसको कोई तरीका नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ठीक करने का। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देनी किसी भी हृदय रोगी को। फिर जो अदर मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, उनको मैनेज करें। फिर इसके योगाभ्यास क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें अवॉइड करवा सकते हैं। तो पहले आता है इसमें आसनाज आसन। तो पवन मुक्त आसन और वज्रासन इसमें बेस्ट बताए गए हैं। ठीक है, शवासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भ्रू नमनासन, गौमुखासन और सेतु आसन, ये बाकी आसनास भी कर सकते हैं जो फायदेमंद होते हैं हाइपरटेंशन। फिर प्राणायाम में भ्रामरी कर सकते हैं, उद्गीत कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसके लिए बेस्ट बताया गया है, और उज्जाई प्राणायाम भी इसके लिए बेस्ट बताया गया है, लेकिन कुंभक उसमें नहीं लगाना उज्जाई में। ठीक है, कुंभक वर्जित है इसमें। फिर शिथिलीकरण में योग निद्रा कर सकते हैं, शवासन, मत्स्य क्रीड़ासन या फिर अध्वासन, किसी भी एक आसन में बैठ के योग निद्रा कर सकते हैं, बैठ के या लेट के। ध्यान में एजपाजप और अंतर मौन, ये दो जो ध्यान की विधियां बताई गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ओवरऑल जो हेल्थ है हार्ट की वो इम्प्रूव होती है। फिर षट कर्म में जल नीति डेली कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल नीति के बाद में भस्त्रिका नहीं करना है। पानी निकालने के लिए जो लास्ट में भस्त्रिका करते हैं वो इसमें वर्जित होता है, लेकिन जल नीति कर सकते हैं। स्वाध्याय कर सकते हैं, कुछ भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी स्टडी कीजिए, उनको पढ़ें डेली, तो उससे जिससे पॉजिटिव वाइब्स आपके शरीर में बनती हैं। कर्म योग करें, यानी कि फल की इच्छा किए बिना जो कर्म आप करते जाओगे निस्वार्थ भाव से, तो उसका भी एक हार्ट के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। भक्ति, जो पूजा पाठ है,
जो ईश्वर में श्रद्धा है तो वो बना के चलें, तो ये भी क्या करता है, स्ट्रेस को काफी कम कर देता है। और ओवरऑल फिर हेल्थ की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है। फिर निषेध क्या है कि क्या क्या तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपको। तो कपालभाति इसमें अवॉइड करना है, शीर्षासन नहीं करना है, कोई भी कठिन अभ्यास इसमें नहीं करना है, कुंभक नहीं लगाना है, कुंजल नहीं करना है, और शंख प्रचालन भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर डालते हैं हार्ट के ऊपर। फिर इसके बाद अगला जो डिजीज आती है वो आती है एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर जिसको बोलते हैं हृदय शूल, कि मतलब हार्ट के रीजन में पेन। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट में पेन हो रहा है, जहाँ पे हार्ट है, जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन में हार्ट है, जिस चेस्ट रीजन में होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, तो उस रीजन में पेन होना, तो ये बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एक इस्कीमिक हार्ट पेन होता है। सबसे पहली चीज तो इस्कीमिया क्या होता है। तो जब भी किसी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्कीमिया। अगर हार्ट के पास पहुंचेगी तो हार्ट के रीजन में पेन होगा, अगर मान लिया किडनी में कम पहुंचेगी तो वहां पे पेन होगा, ठीक है। तो इस्कीमिक हार्ट पेन है ये। कब होगा ये, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी, और जो ब्लड सप्लाई है वो इनसफिशियंट हो जाएगी हार्ट तक। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो बस आप समझने के लिए समझ लीजिए, बाकी आपका टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है वो। पहला होता है स्टेबल एंजाइना, मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ काम करते हैं ऐसा, या फिर स्ट्रेस ले लेते हैं, और जब वो छाती में दर्द होना शुरू हो जाए, और जब आप आराम करें तो वो 5-10 मिनट में ठीक भी हो जाए, तो स्टेबल है। और आपने एक्सरसाइज की या फिर स्ट्रेस लिया, कुछ काम किया, तब पेन हो गया, लेकिन आराम करने से अब वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल। फिर माइक्रोवेस्कुलर, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो हार्ट तक प्योर ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है, हार्ट की मांसपेशियों तक, यानी कि हार्ट की खुद की जो सप्लाई होती है, तो उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाए, तो मतलब वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए माइक्रोवेस्कुलर इसको बोला जाता है। फिर है वेरिएंट, ये होता है रेयर, और मोस्टली ये रात को दर्द उठता है छाती में, वेरिएंट एंजाइन का। तो ये थे इसके टाइप्स। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो कारण में, ये इसका हिंदी में है, तो आप सभी जिसको हिंदी में देखना है तो वो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कारण क्या क्या होंगे इसके एंजाइना पेक्टोरिस के। एक तो ब्लॉकेज ही बता दिया हमने कि ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर उनमें जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाए, या फिर उनमें क्या हो जाए, ब्लॉकेज नहीं हो गया, ब्लॉकेज होना शुरू हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर इसके बाद अगर डायबिटीज है, मधुमेह है किसी को, तो उससे भी एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या हो सकती है, छाती में दर्द उठ सकता है। फिर अगर मोटापा है, तो मोटापे में भी जो हार्ट के ऊपर प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है, और जिसकी वजह से हृदय शूल की समस्या आ जाती है। स्मोकिंग अगर ज़्यादा करते हैं तो वायु ज़्यादा प्रकोपित हो जाती है इसमें, और एंजाइना पेक्टोरिस को कर सकती है, यानी कि चेस्ट रीजन में वो ट्रैवल करके और पेन को कर सकती है। फिर क्या क्या इसमें योगाभ्यास आप करवा सकते हैं। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी ये करवा सकते हैं। आसन में ताड़ासन और शशांक आसन इसमें करवा सकते हैं, जिससे इसमें आराम लगता है। प्रणव जप और गायत्री जप इसमें कर सकते हैं। तो ये था आपका एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद जो लास्ट डिजीज इसमें आती है वो है कार्डियक अस्थमा। अस्थमा आपको सभी को कॉमन है, सबने सुन रखा है कि अस्थमा में होता है सांस फूलता है, हमारा सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। वो होती है आपकी लंग्स की कंडीशन, कि लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, या फिर वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वो वहां पे अस्थमा हो गया था। लेकिन अगर कार्डियक या फिर हार्ट डिजीज की वजह से उसका सांस फूलने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम कार्डियक अस्थमा। और इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो लेफ्ट हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब वो फेल हो जाए, तो ये इसका मेन कारण होता है। जब ये काम करना बंद कर देगा, या फिर काम करने में जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो सबसे पहली चीज तो हार्ट के पास ही ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और हार्ट के पास ही मौजूद है लंग्स, तो वहां भी लोग ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ठीक है। तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है, और जिससे सांस जो है फूलने लगता है। लक्षण क्या होंगे इसमें, अस्थमा है तो सांस फूलेगा, इसमें सांस लेने में कठिनाई होगी, और खांसी भी इसमें आ सकती है। अब कुछ ऐसे कारण हैं कि जो इसको
कंडीशन को खराब कर सकते हैं, या फिर किसी को ये कार्डियक अस्थमा की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज है, या फिर मान लिया हाइपरटेंशन थी उसको, या फिर एंजाइना था उसको पहले से ही, और फिर आपने क्या किया, कुछ चीजें ऐसी ले ली जिससे जो अस्थमा का अटैक भी आ गया उसके साथ में। वो क्या क्या चीजें हैं कि जैसे मान लिया किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उनको फैक्टर्स को तो बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कि जैसे मान लिया किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है और वो इनहेलर्स को यूज करता है। ये होते हैं इनहेलर्स, जिनको पंप बोलते हैं। इनहेलर्स अगर लंबे समय से कोई यूज कर रहा है तो उसको कार्डियक अस्थमा का अटैक आ सकता है। इनहेलर्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये प्रेसिपिटेटिंग उत्तेजक कारण होते हैं। उत्तेजक कारण, कारण या फिर कारक। ठीक है। फिर योगाभ्यास में क्या क्या करवा सकते हैं इसमें से? तो प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन, उज्जाई, उद्गीत ये करवा सकते हैं। आसन में आप पवन मुक्तासन का पहला भाग, वज्रासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रा, भू नमन आसन, गोमुखासन, सेतुबंध आसन और सिद्धासन इसमें करवा सकते हैं। फिर षटकर्म में जल नीति करवा सकते हैं डेली, लेकिन भस्त्रिका उसके बाद में नहीं करना, वर्जित है। फिर निषेध में पहली चीज तो भस्त्रिका ही है, फिर कुंभक, कुंजल, शंख प्रक्षालन और कपालभाति, ये इसमें निषेध हो जाएंगे। तो ये थे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।